हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। मैंने कुछ बता दिया था कि इसके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में मैं बता रही थी कि राज्यसभा में कौन लोग नियुक्त होकर आते हैं। जैसे लोकसभा में तो सारे देश से इलेक्शन होते हैं, तब एमपी चुनकर आते हैं। राज्यसभा में जो स्टेट लेजिस्लेचर के लोग होते हैं, सभी जितने भी 28 राज्य हैं, उनसे उनकी लेजिस्लेचर वो मेंबर चुनते हैं। जैसे हरियाणा के जो 90 स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य हैं, एमएलए हैं, वो राज्यसभा की 5 सीटों का चुनाव करते हैं। ठीक है, उनका इलेक्शन अलग होता है। आम जनता उसमें वोट नहीं डालती, सिर्फ वही लोग जो एमएलए जो जनता द्वारा चुने गए वो वोट डालते हैं। अब इनका कार्यकाल देख लेते हैं। लोकसभा में कार्यकाल होता है 5 साल। 5 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट सदन है। परमानेंट का मतलब ये कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके 2/3 सदस्य वो हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल है, लेकिन हाउस ऑफ स्टेट या राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, चलती रहती है। लोग बैठे ही रहते हैं इसमें, कोई ना कोई। अब इनकी उम्र देख लेते हैं। अगर आपको एमपी बनना है लोकसभा का, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उम्र चाहिए कितनी? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल उम्र चाहिए। अब थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं हम। जैसे लोकसभा, जैसे गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी? लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीटें मिल गई हो, 50% प्लस हाफ, मतलब टोटल सीटों का 50% प्लस हाफ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ सरकार बनने के लिए है। अगर आप मिनिस्टर बनना चाहते हो, अगर आप प्रधानमंत्री पीएम बनना चाहते हो, मिनिस्टर बनना चाहते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं आप लोकसभा के सदस्य हो। राज्यसभा का मेंबर भी प्रधानमंत्री और मिनिस्टर बन सकता है। जैसे मनमोहन सिंह थे, वो कभी लोकसभा के मेंबर नहीं थे। इसी तरह जब शुरू में इंदिरा गांधी बनी तो वो भी राज्यसभा की मेंबर थी। तो ज़रूरी नहीं होता कि प्रधानमंत्री और जो मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के ही मेंबर हों। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, सरकार के बारे में। ओके, व्हाई शुड पीपल डिसाइडेड? हमने किस तरह से लोकसभा को अपनाया और हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही क्यों अपनाई? पार्लियामेंट तो आप समझ गए होंगे। इंडिया एज वी नो, भारत आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। एंडिंग दिस वाज ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट। और इस स्ट्रगल में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom, equality and participation of decision making. और वो लोगों ने भाग क्यों लिया? मतलब हर देश के जो हमारा हर व्यक्ति है वो क्यों देश को आज़ाद करने में लगा हुआ था? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज़ादी के बाद उन्हें फ्रीडम मिलेगी, समानता आएगी समाज में, जो भेदभाव वो खत्म होगा और वो खुद अपना देश में जो भी डिसीजन लेने होंगे वो खुद ले सकते हैं। अंडर कॉलोनियल रूल, क्योंकि ब्रिटिश जब रूल था हमारे देश में, उपनिवेशवादी शासन था। कॉलोनियल का मतलब ब्रिटिश रूल, दूसरे देश का रूल। द पीपल हैड लिव्ड इन फियर, लोग भय में जीते थे ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक विदेशी गवर्नमेंट थी और वो यहाँ का शोषण करने के लिए किसी भी तरह जनता पर शासन कर रही थी। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भारतीयों के राइट्स क्या हैं, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। नहीं, जिस तरह से जो पॉलिसी, जो निर्णय उनके रूल्स को, उनके शासन को सपोर्ट कर रहे थे, वो उसी तरह के रूल रेगुलेशन अपना रहे थे।
तो लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में डरते थे एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी उन पर वो सहमत भी नहीं थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। लेकिन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो निर्णय उन्होंने लिए थे उनके ऊपर वो आवाज़ उठाते, उसकी आलोचना करते, क्रिटिसाइज करते, तो उनको बहुत खतरा पैदा हो जाता। उनकी आज़ादी छीन ली जाती, उन्हें जेल में डाल दिया जाता, उन पर मुकदमे चलाए जाते। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हमारे जेलों में गए हैं, फांसी के तख्तों पर भी झूले हैं, गोलियां खाई है, लाठियां खाई है। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन। स्वतंत्रता आंदोलन ने इस सिचुएशन को बदल दिया। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी थे, हमारे देश के नेता जो हमारे देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना शुरू कर दी एंड मेक डिमांड, और डिमांड करनी शुरू कर दी। एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट there be elected member in the legislature with the right to discuss and the budget and ask question। सबसे पहले हमारे देश में जो दल बना था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज की जो कांग्रेस है वो 1985 में बनी थी, आप जानते हो ना, जिसके अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, हाथ का निशान है। ये 1885 में बनी, दिसंबर 1885 में। पहले तो ये राजनीतिक दल नहीं था, एक प्रेशर ग्रुप था। उसके बाद क्या हुआ, लेजिस्लेचर के मेंबर इन्होंने चुने, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, उन्होंने डिमांड की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो की एक लेजिस्लेचर होनी चाहिए। ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन ना लें अफसरों के माध्यम से, चुने हुए लोगों, और उन चुने हुए लोग जो है देश की जनता के बजट और जो दूसरे मामले हैं उनके बारे में डिस्कस करें। इसमें क्या डिमांड थी, मान लो पहले डिसीजन लिए जाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत, ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत की सिचुएशन नहीं जानती थी वो कैसी है। उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो भारत के लोग थे उन्होंने डिमांड की कि भारत के ही लोग हों, उनकी एक असेंबली हो और वो ही भारत के लोगों के जो मामले हैं वो उन पर कानून बनाए, और जो देश में पैसा खर्च किया जाता है, बजट है, आमदनी है, उस पर डिस्कस किया जाए इस असेंबली के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये 1905, ये वैसे तो किसी और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। 1909 में एक एक्ट आया, पार्लियामेंटो सुधार बोलते हैं इसको। उन्होंने अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, तो उन्होंने इस एक्ट के द्वारा, एक्ट मीन्स ये कानून ही था कोई, ठीक है। पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कानून के तहत, एक्ट के माध्यम से ही शासन चला रही थी। 1909 में ये एक्ट आया तो उसमें रिप्रेजेंटेशन, जो जनता के चुने हुए लोग हैं उनको मान्यता दे दी कि हाँ ये जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, ये डिसीजन लेंगे। While these early legislature under the British government were in response to the growing demand of the nationalist, और धीरे धीरे क्या हुआ, while these early legislature under the British government were in response to growing demand nationalist, धीरे धीरे ये लेजिस्लेचर राष्ट्रवादियों से भर गई जो देश के लिए लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, और उन्होंने धीरे धीरे देश की आज़ादी के लिए, लोगों के राइट्स के लिए डिमांड करनी शुरू कर दी। They did not allow for all adult to vote, nor could people participate in decision making। अब तक देखो चुने हुए लोग तो थे, लेकिन अब तक अडल्ट फ्रेंचेस नहीं था। अडल्ट फ्रेंचेस का मतलब होता है वयस्क मताधिकार नहीं था, कि हर व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है उसको चुने जाने का अधिकार नहीं था, मतलब उसको वोट डालने का अधिकार नहीं था, और ना ही सारे लोग इलेक्शन में भाग ले सकते थे, ठीक है। ये कुछ लोगों तक सीमित था। मान लो कोई BA ग्रेजुएशन है, कोई बड़ी सरकारी पोस्ट पे है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई लैंडलॉर्ड्स है, कोई राजा है, सिर्फ उनको वोट देने का अधिकार था। धीरे धीरे ये वोट देने का अधिकार फैला।
As you read in chapter 1, the experience of the colonial rule as well as participation of different people in the struggle for freedom left people doubt in the mind of the nationalist that all person in independent India would be able to participate in decision making. धीरे धीरे कॉलोनियल रूल के अंदर जब जैसे जैसे हमारा स्ट्रगल बढ़ा, जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने एक स्वप्न रचना शुरू कर दिया। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हर व्यक्ति को ये आज़ादी होगी कि वो वोट भी डाल सके और लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी कर सके, इलेक्शन भी लड़ सके। इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग और सभी लोग देश के निर्णयों में भागीदारी ले सके। मतलब जो भी डिसीजन हो मिलकर लिया जाए कि हमारे देश के लिए ये इस तरह के उद्योग लगाए जाएं, इस तरह की तरक्की की जाए, इस तरह का पैसा खर्च कर दिया जाए। विद द कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री। और इंडिपेंडेंस जो 1947 में हम आज़ाद हुए तो भारत एक क्या बन गया, एक आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश बन गया। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट ही फील लाइक। इसका मतलब ये नहीं था कि भारतीयों के हाथ में शासन आ गया तो भारतीय कुछ भी करें। नहीं, अब भी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया और संविधान के अनुसार ही हमने अपने देश का सिस्टम चलाया। संविधान में लिख दिया गया कि कौन लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, कौन लोग उन कानून बनाएंगे और कौन लोग उन कानूनों को लागू करेंगे। This did not mean that the government could do what he feels like. It meant that the need and demand of the peoples. और वो किस तरह से काम करेगी गवर्नमेंट, जैसे लोगों की ज़रूरत होगी, जैसे लोगों की मांग होगी, उसके अनुसार ही क्या करेंगे, वो उसके अनुसार ही निर्णय ले सकेंगे। The dream and aspiration of the freedom struggle was made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise. उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, खुद बनाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न कर दिया कि हर अडल्ट, और उस टाइम तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 21 साल के लोगों को अडल्ट माना जाता था। अडल्ट मैंने जो अपनी बुद्धि से वोट देने का काबिल है। अब तो 18 साल कर दिया गया। हमने सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये अधिकार दे दिया कि जो भी अडल्ट है उसको वोट का अधिकार है और वो वोट के अधिकार के अनुसार किसी को भी वोट दे सकता है, पार्टी बन सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। दैट इज ऑल द अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। और तब से लेकर अब तक हमारे देश में हर व्यक्ति, हर अडल्ट वोट दे सकता है। जैसे ये एक ग्रोसरी वर्ड है, ये ज़रूर ध्यान दिया करो इनकी तरफ। द अबव फोटो शो ए वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज़ द इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। अगर आप कभी अपने माँ बाप के साथ वो पोलिंग बूथ पर गए हो तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 2004 से सारे देश में शुरू हो गया है। और अब तो एक और सिस्टम कर दिया है कि पहले बहुत सारे लोग ये मतलब क्रिटिसाइज करते थे सरकार को कि वोट गलत जा रहे हैं, लेकिन अब तो एक पर्ची भी निकल कर आती है जिसमें दिखाई देता है कि आपने जिसको वोट दिया है वो वही निशान है या दूसरा है। द यूज ऑफ EVMS 2004 saved around 1,50,000 trees which would have been cut to produce about 8,000 टन ऑफ द पेपर फॉर प्रिंटिंग द बैलेट पेपर। पहले पर्चियां डालकर इलेक्शन होते थे भाई, इसने बहुत मतलब वृक्षों को बचाया है। अब ये वृक्षों द्वारा नहीं बल्कि मशीन में ही हो जाता है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव कैसे होते हैं। द टेक ऑफ फॉर ए फ्रीडम इज दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट दैट द द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट मैंने सहमति। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो भी सरकार करती है, पहले ही बात तो ये है कि जो रूलर बनेंगे उस पर जनता सहमत है कि आप रूलर बन सकते हो। जैसे वर्तमान में बीजेपी को मैंडेट दिया गया है, बीजेपी को
मेजोरिटी है वो सरकार बनाए, तो ये लोगों की इच्छा है। डेमोक्रेसी लोगों की इच्छा है कि आप रूल चलाएंगे और इस ढंग से, जिस ढंग से आप चला रहे हैं वो सही है या नहीं है। उनकी डिजायर है, उनकी इच्छा, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी साथ में अप्रूवल देती है। अप्रूवल का मतलब परमिशन देती है कि हाँ आप शासन चला सकते हैं। और लोगों का पार्टिसिपेशन भी डेमोक्रेसी में बढ़ता है, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। It is the decision of people that create a democratic government and decide about its functioning. ये लोगों का डिसीजन है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट करता है, मतलब डेमोक्रेटिक सरकार बनती है, क्योंकि लोग वोट डालकर उस सरकार को बनाते हैं और ये हक देते हैं, ये पावर देते हैं कि आप डिसाइड कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो, आप नीतियाँ पॉलिसीज बना सकते हो, जैसे आप चलाना चाहते हो आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये पावर लोग देते हैं। 5 साल के बाद फिर टेस्टिंग होती है और अब की बार अगर सरकार लोग नहीं चाहते तो आप सरकार नहीं बढ़ा सकते, काम नहीं कर सकते। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल ऑफ द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड दैट इज प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन। इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें लोग, ना कोई राजा, ना कोई वंश, ना कोई और, बल्कि लोग, क्योंकि लोग ही सरकार बनाते हैं। जनता सबसे महत्वपूर्ण है और जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन चलाई जाती हैं वो जनता के विश्वास से ही चलती है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू दिस गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को अप्रूवल कैसे देती है? अप्रूवल का मतलब, मान लो हमने अभी कल हमारे देश में राफेल आए हैं, जहाज, लड़ाकू विमान आए हैं। ये जनता कैसे अप्रूवल देगी कि सरकार को कि हाँ राफेल खरीद लीजिए? जब भी इलेक्शन होंगे या मीडिया से पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। ठीक है, जो काम जनता नहीं चाहती उनका विरोध करती है जनता, इलेक्शन में हरा देती है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। और एक तरीका है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट में चुनते हैं। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। और मैंने बता दिया पार्लियामेंट का एक हाउस है जिसमें हाउस ऑफ लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपल है, उनके चुने हुए लोग, उनमें से चुने लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं। द पार्लियामेंट विच मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट ही है वो गवर्नमेंट भी बनाती है और गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है। जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, जो जीत नहीं पाए, अपोजिशन पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, वो सरकार को क्या करते हैं? वो सरकार को कंट्रोल करते हैं और जो जीत गए वो सरकार चलाते हैं। तो पार्लियामेंट का एक अहम रोल है ना। इन दिस सेंस पीपल थ्रो दे आर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट। जो लोग चुनकर भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वही गवर्नमेंट चलाते हैं और वही उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बाकी कल अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।